हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके कोर्स में जो पेपर 2 है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसके अंतर्गत आज हम लोग आचार्य विनोबा भावे के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य विनोबा भावे का भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत ही योगदान रहा है। या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल रहा है। इनका पूरा नाम विनायक नरहरि विनोबा भावे था और इन्हें हम आचार्य विनोबा भावे के नाम से भी जानते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक के नाम से भी इनको जाना जाता है और आचार्य विनोबा भावे जी ने जय जगत का नारा दिया, विश्व को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और सर्वोदय तथा भूदान जैसे जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे, उसको शुरू करने वाले तथा कमजोरों की आवाज़ बनने वाले तथा गांधी जी के आध्यात्मिक विचारों के सक्सेसर भारत रत्न से सम्मानित आचार्य विनोबा भावे जी थे। इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1895 को तेलंगाना, जो अभी वर्तमान में है, पहले आंध्र में था, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के एक छोटे से गांव गागोली गांव के कोलवा जो गांव था उसमें इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था और इनके पिता का नाम नाराहरि शंभू राव था, जो पेशे से एक बुनकर थे। इनकी माता जो थी उन पर विनोबा भावे थे, उन पर काफ़ी गहरा असर था, क्योंकि बचपन से ही इनकी माता जो थी काफ़ी आध्यात्मिक थी और उन्होंने विनोबा भावे को आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। उन्होंने गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा उन्हें दी थी और उनसे वो काफ़ी प्रभावित थे और उनका झुकाव जो था आध्यात्म की ओर काफ़ी जो था वो था। और इनकी मृत्यु जो है वो 1982 में, नवंबर 1982 में हो गई थी। ये जो थे गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और कहा जाता है कि जब यह अपने इंटर की एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे थे, उस समय इनके अंदर एक परिवर्तन हुआ और उन्हें लगा कि यह सब कुछ छोड़कर वह आध्यात्म की तरफ जाएंगे और उन्होंने अपनी सारी जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको जला दी और आध्यात्म की तरफ चले गए। और जब गांधी जी को इस बात का उनके बारे में पता चला तो एक पत्र के माध्यम से उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। आचार्य विनोबा भावे जी ने विवाह भी नहीं किया था, उन्होंने दीक्षा ली और गांधी जी के जो है वो शिष्य बन गए। और उनका जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान था राजनीतिक में, भूदान से संबंधित जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था, उसका जो है अध्ययन जो है वो हम लोग करेंगे। इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी और उसमें जो था पहला सर्वोदय और दूसरा था भूदान। उस समय बहुत ज़रूरी भी था इस तरह के आंदोलन की। अब है कि इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत कब और कैसे हुई, क्या इसके पीछे पृष्ठभूमि थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआती दौर में तो यह मूवमेंट बहुत अच्छा काम किया, अपने
सफलता के मुकाम तक पहुंचा, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे जो है वो लगभग यह 20 वर्ष तक चला ये मूवमेंट, और फिर धीरे धीरे वह जो है वो ये मूवमेंट जो है वो समाप्त हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, या उस समय जो थी, वो लैंड की प्रॉब्लम होती है, और उसको जो मैनेज करना है, भूमि को मैनेज करना, भूमि का मैनेजमेंट करना जो है, वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। इसको इन्होंने किस तरह से हैंडल किया, टैकल किया उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस समय जब बहुत सारे समस्याओं से हम जूझ रहे थे, तो ऐसे समय में इन्होंने किस तरह से इस को भूमि के मूवमेंट को टैकल किया और किस तरह से आगे बढ़ाया, इसकी चर्चा जो है हम लोग विस्तार से करेंगे। तो भूदान क्या है? भूदान से आप क्या समझते हैं? भूदान जो है दो शब्द है, भू और दान। भू मतलब भूमि, दान मतलब गिफ्ट। तो या इसको जो है भूदान को ग्राम दान के नाम से भी हम जानते हैं। मतलब यह बेसिकली जो है वो लैंड गिफ्टेड या लैंड गिफ्ट मूवमेंट के में इसको कहा जाता है। इसमें जो यह जो ज़मीन को दान में देने की इसमें अपील की गई जाती है उन ज़मींदारों से जिनके पास बहुत सी ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। बड़े बड़े ज़मींदारों मीन्स जो ज़मीन के मालिक थे, जो ज़मीन के मालिक थे, उनको जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, और ऐसे लोग जो समाज में थे जिनके पास कुछ भी नहीं था जीवन यापन करने के लिए, तो इसीलिए उनके जीवन यापन के लिए एक जो ये मूवमेंट है वो शुरू किया गया। और इसमें जो है अमीर लोगों से अपील की गई कि वो अपनी कुछ ज़मीनों के कुछ परसेंट हैं, कुछ भाग जो हैं, वो ऐसे निर्धन लोगों को दान में दे दें जिनके पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि जब गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाथूराम गॉडसे के द्वारा प्रार्थना सभा में उनकी मृत्यु गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उसके बाद विनोबा भावे जो थे, उनको गांधी जी का आध्यात्मिक सक्सेसर के रूप में वो मतलब आगे उन्होंने काम किया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और वो गांधी जी के शिष्य बन गए। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भी विचार थे उनको आगे बढ़ाने का जो काम था वो विनोबा भावे जी ने किया है, और हम उनके आध्यात्मिक सक्सेसर के रूप में इनको जाना जाता है, इनको कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में आचार्य विनोबा भावे का स्थान काफ़ी ऊंचा है। उनकी लेखनी में जो था वो गजब का जादू था, मतलब इतनी अच्छी थी, जादू था। और यह जो है वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जो है वो जीते थे, पैदल पद यात्रा करके गांव जाकर, सभी जगह जाकर जो प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशंस के लिए काम करते थे और समाज के लिए कार्य करते थे। सोशल वर्क जो था ये एक सोशल लीडर के रूप में जो है वो उभरे और उन्होंने काम किया। अब है कि जो ये भूदान का जो कंसेप्ट आया, भूदान जो है, जैसा कि मैंने कहा, भूदान मतलब लैंड गिफ्टेड मूवमेंट जो था ये, और इसमें अमीर ज़मींदारों से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो कुछ भूमि जो है वो अपने निर्धन लोगों को दान के स्वरूप उनको दें, उनके जीवन यापन करने के लिए। लेकिन ये मूवमेंट शुरू कैसे हुई? तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ वो इसकी शुरुआत जो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश का एक भाग था, अभी तो अलग स्टेट है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त भारत की क्या स्थिति थी? तो भारत जो था उस समय एक छोटा सा जस्ट न्यू बॉर्न बेबी की तरह था, छोटा सा एकदम तुरंत इसका जन्म हुआ था। उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि इतने सालों से यह ब्रिटिश का गुलाम था और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जो थी वो थी गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, अशिक्षा, बहुत सारे चीज़ जो है थे उस समय जो थे, प्रॉब्लम्स थे उस समय थे, और ऐसे समय में उसको सस्टेन करना जो था इतना आसान नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि जो गरीब लोग
जो जो उस समय देश जो था, वो पूरा देश जो था वो गरीबी के चपेट में था। तो गरीबी के चपेट में था और लगभग 5 करोड़ जो लोग थे वो बिल्कुल भूमिहीन थे। उनके पास कुछ भी नहीं था जीवन यापन करने के लिए। और ये वो लोग थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, और बाकी जो ज़मीनें थी वो कुछ अमीर लोगों के पास जो थी वो थी, जो ब्रिटिश पॉलिसी के अंतर्गत उस वक्त जो काम जिस तरह से चल रहा था वैसे चल रहा था। इसका मतलब कुछ लोगों के पास, समाज के कुछ वर्गों के पास, कुछ जमींदारों के पास, कुछ धनिकों के पास जो है जमीनों का काफ़ी संग्रह था। लेकिन जो 5 करोड़ की लगभग आबादी थी उसके पास खाने तक के लिए, जीवन यापन करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। ये स्थिति थी उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय की ये थी। और इस समय जो जिनके पास ज़मीन होती थी वे लोग जो हैं इन गरीबों का काफ़ी जो है वो शोषण करते थे, अत्याचार करते थे इन लोगों पर। और इनके द्वारा जो है वो इनका शोषण, मानसिक, आर्थिक, हर तरह से शारीरिक शोषण जो है वो किया जाता था। और जो है ये गरीब जो लोग थे इस शोषण का शिकार होते थे। और इस तरह से क्या हुआ, ये जो मूवमेंट है यहीं से जो है वो शुरू होता है। इस शोषण के अगेंस्ट में ये जो मूवमेंट है वो शुरू होता है। और कैसे 1949-50 में जो चाइना का भी जो देश है उसका फॉर्मेशन हो गया था, हम लोग जानते हैं। और किसी को कोई भी ये नहीं सोचा था कि जो चाइना में जो माओ जिदाओ का जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जीत जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। और तेलंगाना का जो नालगोड़ा ज़िला है वो जो था इन कम्युनिस्टों का क्या था, एक एपिक सेंटर था उस समय इंडिया में। और चाइना में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी वो जीत गई। और कम्युनिस्टों का वहाँ पे जो है वो लैंड मूवमेंट शुरू हो गया। और वही लैंड मूवमेंट जो जब वहाँ सत्ता आ गई तो यहाँ भी जो तेलंगाना के क्षेत्र में जो नागगोड़ा क्षेत्र था वहाँ भी जो कम्युनिस्ट समुदाय था उसके उन लोगों विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों ने भी लैंड मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया। चाइना में क्या हुआ कि माओ जिदाओ का जो शासन था, जब उसकी सत्ता आई तो जो लैंड ऑनर थे, तो लैंड ऑनर को क्या किया गया, वहाँ के लोगों के द्वारा, जो शोषित वर्ग था उसके द्वारा उनको घर से निकाल कर उनको मारा गया, पीटा गया और कितनों की हत्या कर दी गई। मतलब काफ़ी वायलेंस हुआ। मतलब इस शोषण अत्याचार के अगेंस्ट जो अमीर लोग थे उनके अगेंस्ट जो है ये जो है, जब इसकी शासन आई, सत्ता आई, तो काफ़ी इस तरह का कि जो हिंसात्मक जो है घटनाएं वो वहाँ पे हुई। और वहाँ की जो अब नई पॉलिसी जो बन गई थी, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो ज़मीन जो है लैंड जो है वो किसकी है, तो वह अब गरीबों की है। मतलब जो ज़मीन अब है जिस पर बहुत दिनों से धनिकों का या ज़मींदारों का आधिपत्य था, अब वो ज़मीन जो है वो गरीबों की है। और इतने दिनों से जो ये इनका शोषण हो रहा था उनकी ये ज़मीन है। और अब उनको ये ज़मीनें मिलनी चाहिए और मिलेगी। और वहाँ से ये मूवमेंट जो है वो एक वायलेंस के साथ जो है वो स्टार्ट वहाँ पे चाइना में हो जाता है। भारत के में जो आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना क्षेत्र है उसमें भी नालगोड़ा जो जगह है, यहाँ पे कम्युनिस्टों का जो है यहाँ भी मूवमेंट जो है वो लैंड मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। लैंड ऑनर के अगेंस्ट में यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है, इंडिया में भी। और क्या होता है, जो भूमिहीन जो हैं वो कहते हैं, ज़मीनों की डिमांड करने लगते हैं उन ज़मींदारों से और उन धनिक लोगों से जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं। और वो कहते हैं कि अब जो है ये शोषण जो है वो हम नहीं सहेंगे और शोषण को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें उनकी जो ज़मीन है वो चाहिए। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है इंडिया में भी, इंडिया के आंध्र प्रदेश जो है स्टेट के अंतर्गत जो तेलंगाना का क्षेत्र था और उसके अंतर्गत जो
जगह था, वहाँ पे ये शुरू हो जाता है। नाल गौड़ा जो जगह था वहाँ से ये आंदोलन शुरू हो जाता है। और उस समय क्या होता है, दूसरी तरफ जो है, जो आचार्य विनोबा भावे जो हैं, वो जैसा कि मैंने कहा कि उनका जीवन काफ़ी सादा था, बहुत उच्च विचार थे उनके, गांधी जी के शिष्य थे वो। और उनका वो जो है वो पैदल पूरे देश में भ्रमण करके जो भी जहाँ समस्याएं थीं, चाहे वो लैंड से लेके हो, गरीबी से लेकर हो, शोषण से लेकर हो, उसके लिए वह घूम घूम कर लोगों को जो है वो जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये सब घटनाएं तेलंगाना में हो रही थी, उस समय वो भी उस समय वहाँ के भ्रमण में गए थे, एक मीटिंग में वो गए थे। और वो जो है उन्होंने जब जब वहाँ गए तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं, एक उस समय जो भारतीय राजनीतिक जो विचारक के रूप में काफ़ी वो एक फेमस नाम था, बहुत मतलब वो एक फ्रीडम जो मूवमेंट जो हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया था, एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इसलिए आचार्य जो थे, उनको आचार्य का भी उपाधि मिली, चूँकि वो हम लोग जानते हैं कि वो राष्ट्रीय नेशनल टीचर भी रहे हैं। और आचार्य के नाम से लोग उन्हें जानते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे वो। स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ उसमें एक बड़े नेता के रूप में जो है आचार्य जो विनोबा भावे हैं, उनका नाम जो है वो उभर कर सामने आया था। उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद आया, और उसके बाद बहुत उनको इज्जत मिलती थी लोगों के द्वारा, काफ़ी प्रेम, काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट जो है उस समय जो समाज में दिया जाता था। जस्ट लाइक गांधी जी, चूँकि ये गांधी जी के आध्यात्मिक सक्सेसर भी थे, तो जिस तरह से गांधी जी को सभी लोग पसंद करते थे, उसी तरह से इनकी भी काफ़ी जो है वो वैल्यू थी उस समय में। तो इसमें क्या हुआ कि जब वे उस जिले में गए थे तो लगभग 700 जो परिवार थे ने इनका जो स्वागत किया। उस गांव में जब ये गए तो स्वागत किया, और वहाँ पे बहुत सी फैमिली जो थी, वहाँ जो फैमिली थी जिसे हरिजन बोला जाता था, और गांधी जी ने इस निचली कम्युनिटी को मतलब क्या बोला है कि भगवान का मतलब है, हरिजन का मतलब भगवान के लोग के नाम से उसको संबोधित करते थे। तो ये हरिजन लोगों ने कहा कि हमें जो है 40 हमारा जो 40 परिवार का ये परिवार है, लोगों का जो हमारा 40 परिवार है, तो इन परिवारों के लिए हमें जो है वो कम से कम 80 एकड़ ज़मीन चाहिए, और 80 एकड़ हमें ज़मीन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बात लेकर ये इनके पास आए, और उन्होंने, और ये जैसा कि मैंने कहा कि एक संबोधन भाषण में वो गए थे, तो वहाँ पे वो फैमिली आए, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ इनका आदर सत्कार हुआ, और उन्होंने जब भाषण अपना दिया, और उसके बाद जब कुछ जो हरिजन थे जिनको गांधी जी ने भगवान के लोग की संज्ञा दी है, वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा 40 परिवार है, और इनके लिए कम से कम जो है 80 एकड़ जो है वो ज़मीन की ज़रूरत है। तो आप जो है उसको मतलब हमें दिलवाइए। समस्या जो अपनी रखी, 1 एकड़ में लगभग जो है वो 4046 स्क्वायर मीटर के आसपास होता है, और यह लगभग जो है एक फुटबॉल के ग्राउंड के समान, या एक टेनिस, उससे थोड़ा सा छोटा एक टेनिस के ग्राउंड के इतना ज़मीन जो है वो होता है। तो इसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उन हरिजनों के पास उन्होंने क्यों मांग की, क्योंकि उन हरिजनों के पास जो है वो कोई ज़मीन ही नहीं थी, उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो क्या करते, कैसे जीवन यापन करते, कहाँ जाते, कैसे रहते। तो इसी मीटिंग में एक व्यक्ति थे, रामचंद्र रेड्डी। जो रामचंद्र रेड्डी थे वो इसी मीटिंग में थे, मतलब, और उन्होंने जब इन बातों को सुना तो उन्होंने, और जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी ज़मीनें थी उनकी, बहुत बड़े ज़मींदार थे उस समय। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इन लोगों को अपनी 100 एकड़ जो ज़मीन है वो दान में दूंगा। ये बात जो है रामचंद्र रेड्डी जी ने कहा। तो उन्होंने ये मूवमेंट, ये पहली बात थी पूरे इंडिया में जब पहली बार किसी ने अपनी ज़मीन को किसी को दान के रूप में दिया होगा। तो ये एक पहला मूवमेंट ये यहाँ से दिया गया।
और ये पहले व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी जी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेकर इस चीज़ को जो है वो दान को जो है वो करने के लिए वो रेडी हो गए। और ये जो दान दिया गया वो तब विनोबा भावे ने क्या सोचा, तब विनोबा भावे ने सोचा कि क्यों ना ये जो आंदोलन है, ये जो भूदान का विचार है, कंसेप्ट है, इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। मतलब क्यों नहीं लोगों को जो है वो भूदान के लिए प्रेरित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने रामचंद्र रेड्डी के इस दान को मूवमेंट बना दिया, मतलब मूवमेंट का एक नाम देकर, और उन्होंने मूवमेंट बनाया। और जो भी लोग थे, और लोग जो धनिक थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े धनिक थे, उन लोगों को को प्रेरित किया कि वो अपनी जो कुछ ज़मीन की कुछ हिस्से को जो है गरीबों को दान स्वरूप दे, ताकि वह भी अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। और इस तरह से इसको प्रेरित करने के लिए अपनी सोच को एक डेवलप हुई, और हर एक धनिक जमींदार जो है को इसके लिए प्रेरित किया गया। और इसके लिए बहुत सारी और भी मूवमेंट योजनाएं जो उस समय है लाई गई, जैसे कि कंचन दान, ऋषि खेती आदि जो विचार थे, कंसेप्ट हैं, उस समय लाए गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित की जा सके कि वो लोग दान को दें, दान करें। जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति है वो लोग इसका दान करें, और उन लोगों को दान करें जिनके पास कुछ भी नहीं है, सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे देश की उस स्थिति उस समय काफ़ी जर्जर थी, गरीबी, भूखमरी चारों तरफ फैली हुई थी। लगभग 5 करोड़ लोग जो थे उस समय जो थे भूमिहीन थे, इनके पास कुछ भी नहीं थी, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे जिनमें वो काम कर सकते थे। तो ये जो था ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो पहला जो 18 अप्रैल 1951 से मतलब इस मूवमेंट की शुरुआत जो है वो हो गई। 18 अप्रैल 1951 से इसकी शुरुआत होता है, और 1957 तक यह इतना बड़ा आंदोलन बन जाता है, इतना अच्छे से चलता है कि काफ़ी लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने ज़मीन को जो है वो दान के रूप में दिया। लगभग 30 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये लगभग 30 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन जो है, जो बड़े बड़े ज़मींदार और धनिक लोग जो थे, उन्होंने अपनी ज़मीनों को दान स्वरूप निर्धन लोगों को दिया, गरीबों को दे दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी इस फेज में ऊंचाई पर था। फिर यह धीरे धीरे जो है वो ढलना शुरू किया, और 1969 के बाद जो है ये पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म हो गया। मतलब लगभग ये बहुत दिनों तक चला, 20 सालों तक ये जो मूवमेंट है वो चला, और इस तरह से इसने जो भूदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। अब है कि इसका उद्देश्य क्या था, मतलब ये जो भूदान जो मूवमेंट था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इसमें इसका एक जो उद्देश्य कहें या विशेषता कहें, वो ये थी कि इस मूवमेंट का उद्देश्य ही था कि पीसफुली, बिना किसी हिंसा के, शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक विधि के द्वारा लोगों को समझाया जाए, उनको उनकी काउंसलिंग की जाए, और उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी जो ज़मीन है वो उनका कुछ हिस्सा जो है, जो इनके पास कुछ भी नहीं है, उनको दान स्वरूप में दें। तो कम्युनिस्ट लोग थे, और वे काफ़ी, जैसे कि हमने देखा कि चाइना में काफ़ी वायलेंस हुए इसको लेकर, लैंड को लेकर, और वहाँ पे जो ये हिंसात्मक रूप में जो है वो काम हो रहा था। लेकिन आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया, इसको काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया, टैकल किया, और शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस मूवमेंट को उन्होंने भारत में चलाया। ये मूवमेंट जो, जैसा कि मैंने भी कहा कि वहाँ पे काफ़ी हिंसात्मक रूप ले चुका था, लेकिन भारत में इन्होंने बहुत इसको शांतिपूर्वक से लोगों से विनय करके, अनुनय करके, रिक्वेस्ट करके प्रेरित किया कि वो अपनी दान स्वेच्छा से लोगों को दे। इसके बाद जो दूसरा जो इसमें इसका उद्देश्य है या विशेषता है, वो है कि इसमें जो है जो बहुत जो इनइक्वालिटी थी, मतलब समाज में क्या था कि काफ़ी
इन इक्वालिटी थी। इक्वालिटी मतलब समानता का उस था ही नहीं समाज में, कोई नामो निशान नहीं था उस समय। क्योंकि कुछ लोग जो थे वो काफ़ी अमीर थे, हद से ज़्यादा अमीर थे, और कुछ लोग जो थे हद से ज़्यादा गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि उस समय तुरंत हमें आज़ादी मिली थी, हमारे यहाँ कोई उस तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे। उसके बाद अशिक्षा थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, ये बहुत सारी समस्याएं थी। और जो व्यक्ति के पास जो है एक ही चारा था उस समय, कि उसके पास जो है वो कुछ खेत हो, कुछ ज़मीन हो, और जिस पर वह खेती करे, और खेती करके कम से कम अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि जब ज़मीन ही नहीं होगा तो लोग जो है वो के पास अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो वो लोग खाएंगे कैसे, खेती क्या करेंगे, कैसे अपने आप को अपना सर्वाइवल करेंगे। तो इसका उद्देश्य था कि लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो उसमें जो ज़मीन मिले, ताकि जो है वो अपना सर्वाइवल उस जो अभी उस समय जो वो सिचुएशन थे उसमें वो कर सकें। उसके बाद जो है कि इसका तीसरा जो उद्देश्य था कि जो शक्ति का जो है वो विकेंद्रीकरण हो। जो शक्ति जो थी वो एक जगह जो सेंटर में केंद्रित थी, उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का एक सपना गांधी जी का भी था। और उसने इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज और की बात और कंसेप्ट इसको कहा है, बताया है। और गांव-गांव तक हर किसी को जो है वो मतलब लैंड के मालिक होंगे, मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संपत्ति, धन या भूमि के मालिकाना हक उनका होगा। यहाँ तो मतलब होना चाहिए, ये जो इसका उद्देश्य था कि होना चाहिए। और इसको उसमें किया गया। क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि ठीक है ज़मीन हमारी है, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति हमारे घर के सामने कोई गाड़ी पार्क कर देता है, कुछ कर देता है, तो हम तुरंत छटपटाने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि ये पार्किंग स्पेस नहीं है, आप जाइए यहाँ से, हटाइए यहाँ से। तो वहाँ तो ज़मीन मतलब देने की बात थी, तो कैसे होता। तो एक उद्देश्य इसका ये था कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए। उसके बाद जो था, जो मजदूरी था, उसमें काफ़ी जो है उसको समानता उसमें लाना। जैसे मजदूरी जो था उसमें एक तरह से समानता लाना। जैसे कि जो ज़मींदारों के पास ज़मीन होती थी तो उनमें जो मज़दूर लोगों से खेती करवाते थे, या जो लोग मज़दूर थे, तो उनका काफ़ी शोषण और अत्याचार होता था उन पर। और उनको जो एक जो वेजेस होता है वो सही वेजेस भी नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से एक ये भी था कि व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना ज़मीन होगा तो वो अपने गुजारे के लिए कुछ ना कुछ काम कर पाएगा। तो इसको भी मोटिवेट करना इसका एक उद्देश्य था। और उसके बाद क्या है कि इसके बाद आचार्य जो विनोबा भावे थे, उन्होंने पूरे भारत में घूमना, पैदल जो मार्च है वो करना प्रारंभ किया, और हर किसी को जो है वो भूदान के लिए अपील करने लगे, प्रेरित करने लगे। और इस तरह से 1969 तक लगभग 40 लाख एकड़ जो है, यानी कि 4 मिलियन ज़मीन जो है, 4 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है लोगों को दान में मिला, दान में दिया गया। जो एक बहुत बड़ा जो उसमें सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के अनुसार वो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। इसमें बहुत सारे लोगों ने दान दिया। जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम जो थे उन्होंने दान दिया। उसके बाद राजा बहादुर सिंह, राजा रंका, और भी बहुत सारे राजाओं ने, इवन हमारे जो प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी ने, उन्होंने भी अपनी कुछ ज़मीनों को जो है वो दान स्वरूप जो है वो दिया था। तो ये इसके कुछ उद्देश्य या विशेषताएं थी। अब है कि ये जो भूदान था, भूदान का विचार था, भूदान का जो कंसेप्ट था, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट्स हुआ उस समय। तो उस बेनिफिट्स पे जो पहला बेनिफिट्स हुआ कि जो लैंडलेस जो मज़दूर थे, लैंडलेस जो प्लेजेंट थे, जो किसान थे, जो भूमिहीन थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास, तो इस भूदान के माध्यम से उन्हें कुछ ना कुछ जो भूमि है वो उनको मिली अपने खेती या जीविकोपार्जन के लिए, घर चलाने के लिए। तो इसके लिए बाद में फिर भूदान एक्ट भी बना, और इसलिए इसमें कहा गया कि जो भी ज़मीन जो है वो दान में दी गई है, कि उस ज़मीन को वो फिर किसी और से बेच नहीं सकता है। क्योंकि जो गरीबी थी, भुखमरी थी, वो इतनी चरम पे थी कि
लोग जो हैं जब विपत्ति का समय आता था तो उन्हें एक ही चीज़ दिखता था, ज़मीन, और वो उसको बेचने के लिए या उसको उस पर ऋण लेने के लिए जो है वो रेडी हो जाते थे। तो उसमें एक नियम भी बनाया गया बाद में कि जो है आपको भूदान वाली ज़मीन पर जो है वो उसको बेचना नहीं है, वो उस पर सिर्फ जो है वो खेती के खेती ही करना है। उसके बाद था कि बहुत जो ज़मींदार थे, धनिक लोग जो थे, उनके पास काफ़ी ऐसी ज़मीनें थी जिसका वो उपयोग नहीं कर पाते थे, लाभ इसका यूज़ नहीं हो पाता था, पड़े हुए थे। तो वैसे जो जितने भी जो भूमियाँ थी, ज़मीन थे, वो भी अब किसी काम के लायक बन गई। जैसे उस पर कृषि होने लगा, पशुपालन या और भी जो भी उस समय के ज़रूरी चीज़ें थीं, उस उन भूमियों को वृक्षारोपण, बागवानी या इस तरह का बहुत सारा चीज़ जो है उन भूमियों का यूज जो है, जो बंजर के रूप में पड़ा हुआ था, उसको खेती योग्य बनाकर जो है वो यूज़ करने लगे। और इससे जो है वो टैक्स वगैरह जो है इसमें काफ़ी जो है वो मदद मिली। और क्योंकि उस समय जो क्या थे, वो बैंक वगैरह जो थे वो नहीं थे, और जो बड़े बड़े ज़मींदार जो थे उनसे जो है वो जो गरीब लोग थे या जो मजदूर लोग थे, वो लोग जो हैं वो कर्ज लेते थे, और वो कर्ज के बदले वो मनमाना जो है वो उनसे सूद लेते थे। अब वो जो गरीब किसान जो था, तो उसके पास तो खाने के लिए ही पैसे नहीं थे, तो वह ज़मींदारों का कि इतने जो कर्ज है कैसे चुकाएगा। और ये कर्ज जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जाता था, और बढ़ने के फलस्वरूप जो होता था, ये ज़मींदार जो हैं, जो भी उनकी छोटी मोटी ज़मीनें होती थी उनको भी वो हड़प लिया करते थे, और उनसे ये हड़पने के साथ साथ उनके पूरे परिवार का शोषण भी करते थे। तो ये जो था, जो कम हुआ, थोड़ा मिनिमाइज़ हुआ। तो इसका ये भी फ़ायदा हुआ कि जो ज़मीन सबको मिली, तो थोड़ा बहुत शोषण जो है उसमें कम हो सका। और ये जो सालों से जो चली आ रही परंपरा थी कि जो शोषण की परंपरा जो है उसमें थोड़ा सा जो कमी आई है। तो ये जो थी ओवरऑल जो थी, ये भूदान से संबंधित जो है वो बातें थी, जिसको भूदान या ग्राम दान के नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी शुरुआत जो है आचार्य जो है विनोबा भावे ने की थी, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण स्थान है उनका। और गांधी जी के सक्सेसर के रूप में हम लोग आध्यात्मिक उनके सक्सेसर जो थे, जो गांधी जी के से संबंधित जो बातें थे, विचार जो थी, चाहे वो ग्राम से संबंधित जो बातें थी, उन सबको उनकी मृत्यु के बाद आगे बढ़ाने का काम जो है वो उन्होंने किया। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इनका रहा। और ये जो एक समाज सुधारक थे, एक सोशल वर्कर थे, एक सोशल लीडर थे, जिन्होंने उस समय जो समाज में व्याप्त जो समस्याएं थीं, उससे संबंधित जो है वो उन्होंने काम किया। और उसी से संबंधित ये जो था लैंड प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम था, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने भूदान जो है या जो लैंड गिफ्ट मूवमेंट इसको भी कह सकते हैं, तो वो उसको जो है वो उसका आरंभ किया। और इस तरह से उस समय की जो तात्कालिक स्थितियाँ थी उसको बदलने का और उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आचार्य विनोबा भावे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेश्चंस को रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इनके अगले विचार जो हैं स्वराज से संबंधित विचार, ये हम अपने अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।